वेलकम टू इनोवेटिव आशुतोष। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप सैलरीड पर्सन हैं? क्या आपको सैलरी मिलती है? तो ज़रूर आप टैक्स भरते होंगे, इनकम टैक्स हर वर्ष। यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी सैलरी स्लिप जो है हर महीने की कैसे निकालें। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने उसमें कहा था कि यदि मुझे 20 लाइक्स मिलते हैं तो इसके आगे की वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके आगे की वीडियो यही है कि कैसे अपना जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है उसको कैसे कैलकुलेट करें, ताकि आप मैनुअली या फिर जो एक्सेल सीट मैंने एक टूल किट बनाया है उसके माध्यम से आप अपना जो कैलकुलेशन है वह करके अपने कंपनी में या फिर अपने DDO के पास आप जमा कर सकते हैं, जहां से आपका इनकम टैक्स कटेगा। जो TDS फॉर्म है उसको कैसे भरें, चलिए इसी में मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, 2020-21 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष जो है वो 20-21 है और कर निर्धारण वर्ष 21-22 है। तो इसमें दो तरह के स्लैब चल रहे हैं, एक ओल्ड टैक्स स्लैब और एक न्यू टैक्स स्लैब। आप देख पा रहे होंगे हम लोग आदी हो चुके हैं ये पुराने स्लैब के, जिसमें कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। एनुअल जो इनकम है आपका वार्षिक है, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच यदि आपका एनुअल इनकम बनता है तो 5% आपका टैक्स लगेगा, और 5 लाख 1 रुपया से लेकर के आपका 10 लाख तक यदि इनकम है एनुअल तो 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख 1 रुपया से लेकर के ऊंचा है आपका जो एनुअल इनकम तो फिर आपको 30% टैक्स लगेगा। और आप देख सकते हैं कि न्यू टैक्स स्लैब इसमें भी आप काम कर सकते हैं, मतलब अपना इनकम टैक्स कटा सकते हैं। इसमें क्या है, आपको लगेगा कि हमारा कम टैक्स लग रहा है, लेकिन मेरे अपने मामले में मुझे कोई इसमें अंतर नहीं बुझाया। हो सकता है आपको इसमें फ़ायदा हो, तो मैं ओल्ड टैक्स स्लैब को ही चुनूंगा और उसी के आधार पर अपने जो सैलरी है उस पर इनकम टैक्स में कैलकुलेशन करूंगा। देखिए, यह नया जो टैक्स स्लैब है वो रिड्यूस टैक्स स्लैब रेट उसको कहा जाता है, लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में आपको जो आपने कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, LIC हो या फिर कोई चीज़ हो, तो इसमें आपका कोई भी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा, कोई आपको बेनिफिट टैक्स का नहीं मिलेगा, ठीक है। और तीसरी बात है कि आपका नो इनकम टैक्स इफ़ टैक्सेबल इनकम इज़ बिलो 5 लाख ड्यू टू टैक्स रिबेट, ठीक है, जो अंडर सेक्शन 87A है। चलिए अब आपको सीधे मैं ले चलता हूँ, जो TDS का फॉर्म है उसको कैसे भरते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अपने इनकम टैक्स को। ये देखिए, ये मैंने टूल बनाया है वो उसको मैंने खोला, जो कि एक्सेल सीट है। आप चाहें तो इस एक्सेल सीट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप मार्केट में जो फॉर्म मिल रहा है उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, आप जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का उस पर जा कर के भी वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और मैनुअली भर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि इस फॉर्म को भरते कैसे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो आपका डिपार्टमेंट जो फॉर्म मिलेगा वो थोड़ा सा आपको पेचीदा जैसा लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। यहाँ मैं आपको कुछ खास चीज़ों के ही बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स आयकर की अनुसूची है, और कर निर्धारण वर्ष है 21-22 और 20-21 इसका वित्तीय वर्ष है। करदाता का नाम क्या होगा तो आप इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखूँगा तो टाइप करूँगा ज़्यादा समय लगेगा। आप पदनाम क्या है वो आपका, आप जैसे मेरे मामले में ग्रेजुएट टीचर हैं। देखिए, मैंने इन चीज़ों को ऊपर में लिख दिया करदाता का नाम में, ठीक है। अपना पदनाम दीजिए, जो आपका कार्यालय है, जो ऑफिस है उस ऑफिस का आप नाम दें। इसका पैन नंबर अपना दें, ये सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद जो भी आपका ट्रेजरी का नाम है, कोषागार का नाम है, वो आप लिख दें अपने अनुसार। इसी तरह इसके बाद है मूल वेतन। मूल वेतन मतलब हो गया जो आपका बेसिक पे है। आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेट कर लेना है, सैलरी स्लिप निकालना मैंने सिखा दिया है, उसके आधार पर आप जो है वो निकाल लें। तो बेसिक पे जितना है आप मार्च 2020 से लेकर के
फरवरी 2021 तक जितना आपका बेसिक भी होता है उसे आप जोड़ लें। तो यहाँ मेरा हुआ तो मैं उसे जोड़ देता हूँ, ठीक है, जो भी है उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद जो है, इसके बाद महंगाई भत्ता, उसको भी आप पूरे साल भर का जो भी है, जो टाइम बताया मैंने उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ मेरे मामले में जो भी है। इसके बाद मकान किराया भत्ता मतलब HRA हो गया, हाउस जो रेंट अलाउंस है वो होता है। इसके बाद चिकित्सा भत्ता मतलब हो गया मेडिकल अलाउंस है, तो उसको आप कैलकुलेट करके लिख लें। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसके बाद आपका जो आई नंबर पर है कोई बकाया वर्दी वगैरह हम लोगों को ये सब नहीं मिलता है, इसलिए उसे मैं छोड़ रहा हूँ। यदि कोई बकाया वेतन है तो उसको भी आप लिख लें और यहाँ अवधि का जिक्र कर दें तो बढ़िया रहेगा। चलिए इसको मैं भरता हूँ वीडियो को थोड़ा सा रोक करके। देखिए हमने ये सारी चीज़ें लिख दी मैंने। बेसिक पे जो भी मेरा होता है मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक वो मैंने लिख दिया। DA जो भी है डियरनेस अलाउंस उसको मैंने जोड़ करके लिख लिया। ये आपको सैलरी स्लिप कैसे डाउनलोड करते हैं उसको उस वीडियो को देखें, वहाँ से आप हर महीने का निकाल करके उसको कैलकुलेट कर लें, जोड़ लें, ठीक है। इसके बाद HRA हमने लिख दिया, जो मेडिकल अलाउंस है उसको भी लिख दिया। इसके बाद जो चिकित्सा वो हो गया। इसके बाद देखिए ये सारा कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाता है। इस तरह से मैंने टूल को डेवलप किया है। तो वेतन और अन्य स्रोत से सकल आय ये हो गया। इसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो हम लोगों का कटता है, तो उसे आप लिख लें। जैसे मेरे मामले में यह जो है यह 1800 है। तो प्रोफेशनल टैक्स पेशा कर या वृत्ति कर इसको बोल सकते हैं, ये होता है। आप यदि आप जानना चाहते हैं कि हर महीने कितना प्रोफेशनल टैक्स कटना चाहिए, किस लेवल में कितने इनकम में कितना प्रोफेशनल टैक्स कटता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मानक कटौती जिस होती है, मानक कटौती मतलब हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। यह मानक कटौती होती है 50,000। चलिए इसको ओके किया। तो अब देखें कुल कटौती दो चीज़ों को लेकर के मेरे मामले में प्रोफेशनल टैक्स एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब पेशा कर और मानक कटौती, ये दोनों मिला करके हो गए 51,800। उसके बाद आप देख सकते हैं कुल कटौती 51,800 और कुल आय मतलब उसके बाद कटौती करने के बाद जो आय बची वो है आपका 7,21,490 है, ठीक है। सॉरी, एक जगह मेरा DA में मिस्टेक था, वहाँ 10,3530 होना चाहिए, वहाँ मैंने 70 कर दिया था। खैर, तो अब हो गई कुल मेरी आय जो है वह कटौती करने के बाद 7,21,450। अब चलते हैं जो 80C है, अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत हमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्या कटौतियाँ मिलती है, चलिए उसको करते हैं। GIS ये हो गया ग्रुप इंश्योरेंस जो सभी का होता है, ठीक है। और हम लोगों का जो है वो 1 साल का हो गया 60 रुपये के रेट से 720 रुपया। चलिए इसको 720 हमने कर दिया। उसके बाद PPF में एक सवाल है कि PPF में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप चाहें तो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है PPF पर कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि PPF से लास्ट में जो पैसा आपको मिलेगा उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वह इंटरेस्ट जो है टैक्स फ्री होता है। भले ही वह PPF जो पैसा है वो आपका एक फिक्स डिपॉजिट टाइप का है। खैर आगे बढ़ते हैं। सामान्य जीवन बीमा किसी भी तरह का जो इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस कहने का मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो जो है वो आप यहाँ पर मेंशन करें। मेरे मामले में 99,440 रुपये का है, हमने इसको मेंशन किया। उसके बाद है
सुकन्या ये मेरे मामले में नहीं है, कर बचत सावधि जमा ये भी नहीं है। 2 बच्चों के ट्यूशन फी में व्यय, आप अपने जितने भी बच्चे हों, चाहे 1 हो 2 हों, उसमें सिर्फ ट्यूशन फी, ऐसा नहीं कि उसमें बस फेयर वगैरह, बस भाड़ा वगैरह वो सब कुछ नहीं, सिर्फ ट्यूशन फी जो कि आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा, या कहीं आपने एडमिशन कराया है बच्चों का तो वो जो ऑफिस है, वो जो संस्था है, वो आपको प्रोवाइड कराएगा। रसीद, वह रसीद यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपका उसमें साइन होगा। तो 2 बच्चों का ट्यूशन फी में आप कितने फी तक आप जमा कर सकते हैं, तो 1.5 लाख तक यहाँ भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा नहीं है। आगे है गृह निर्माण ऋण की, ये नहीं है। अगला है 80CCC, 80CCC LIC, मतलब LIC या फिर और भी दूसरी कंपनियां हो सकती हैं, उन लोगों की जो पेंशन योजना है उसमें यदि पेंशन योजना में आपने यदि इन्वेस्ट किया है तो वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं है। कितना तक दिखा सकते हैं, तो इसमें भी आप 1.5 लाख तक दिखा सकते हैं। आगे है 80CCD1। ठीक है, ये सारे 80C के पार्ट्स हैं। कर्मचारी द्वारा, मतलब हमारा जो 2004 के बाद की नियुक्ति है उनका NPS, ठीक है, और जो पहले के हैं वो GBF में उनका अंशदान जाता है पेंशन के लिए। ये सरकारी पेंशन स्कीम है। जो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, जो लोग इसके अंडर में आते हैं, उन लोगों का पैसा जमा होता है। कर्मचारी का 10% उसके बेसिक प्लस DA का 10%, ठीक है, इसका 10% जो है वो NPS में जमा होता है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब उसमें जो भी पैसा आपका जमा है। लेकिन ध्यान देने की एक बात यहाँ है कि यह पैसा आपका यहाँ तभी होगा यदि यहाँ टोटल जो लिखा हुआ है, टोटल ये यदि आप इसको छोड़ करके, NPS को छोड़ करके यदि आपने सारा इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख पूरा कर दिया है तो यहाँ पर आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कब यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, यदि आपका इन्वेस्टमेंट NPS को छोड़ करके जो भी आपने निवेश किया है, वो ऊपर में जितने 80C के अंतर आ रहे हैं उसमें से यदि आपका 1.5 लाख से कम है पैसा, 1.5 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है, तो 1.5 लाख पूरा होने में जो बाकी बच जाएगा वो आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, तब यहाँ उसका फ़ायदा ले सकते हैं 80CCD1 के अंतर्गत, अन्यथा नहीं। दूसरा है, तो यहाँ चूँकि मेरा 1.5 लाख हो चुका है इसलिए मेरे मामले में यह नहीं होगा। और इसके बाद जो अगला है अंडर सेक्शन जो धारा है 80CCD2, यह भी है पेंशन में, लेकिन जो सरकार है या फिर जो भी नियोक्ता है जिसने किसी कर्मचारी को अपने यहाँ पर एम्प्लॉय बनाया है, उसका भी योगदान होता है। जनरली 10% होता है, लेकिन हम यदि NPS की बात करें तो सरकार का अभी 14% जो है सरकार का योगदान होता है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों का फ़ायदा लिया जा सकता है। कैसे? यदि आप कर्मचारी द्वारा ये फ़ायदा लेते हैं, और इस दोनों का फ़ायदा कैसे, सो बताता हूँ कि जो आपको ज़्यादा हो, यदि आपका 1.5 लाख पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, 1.5 लाख पूरा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं हो रहा है, तो या तो आप कर्मचारी, आप खुद का जो पैसा है वो NPS में आपने दिया है उसको या तो जोड़ करके 1.5 लाख पूरा कर सकते हैं, या नहीं तो फिर नियोक्ता जो आपको, जिसने सरकार का जो है 14%, तो जो भी ज़्यादा हो उसको आप ले सकते हैं। यदि आपके NPS में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे यदि उसको देने के बाद और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों जोड़ने के बाद यदि 1.5 लाख नहीं होता है, तो चूंकि 14% जो है सरकार देती है, वो जो है आप जो NPS में दे रहे हैं उससे ज़्यादा है, तो इसका फ़ायदा आप उसमें ले सकते हैं और उसको 1.5 लाख पूरा कर सकते हैं। ठीक है, या तो नियोक्ता द्वारा या तो कर्मचारी द्वारा, तो जो ज़्यादा है उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। है, तो इसको टोटल जब हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, सॉरी, यहाँ मैं PPF में अपना लिखना भूल गया कि PPF में मेरा जो योगदान है, अंशदान है, वो मेरा है 51,000। ठीक है, चलिए इसको मैंने लिख दिया। इसको लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरा हो रहा है टोटल 1,51,160 रुपया, लेकिन ये कैलकुलेट करके आपका लेगा 1.5 लाख ही। ठीक है, 1.5 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा आप यहाँ नहीं ले सकते हैं। और
सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट से, आपने जो एनपीएस है उसको छोड़ करके आपका सिर्फ पूरा इन्वेस्टमेंट यदि 1.5 लाख होता है तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं 80CCD 1B के तहत। ये जो 1.5 लाख का आपको टैक्स रिबेट में या फिर जो कटौती हुई उसमें से आप एक्स्ट्रा तभी ले सकते हैं जब आपका एनपीएस को छोड़ करके आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का है, तभी आपको ये उसके अलावे जो है 50,000 का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ध्यान दें कि यह भी आपको उसी एनपीएस से ही मिलता है। लेकिन कब? यदि आपका 1.5 लाख पूरा नहीं होता है तो ऊपर में ही एनपीएस से आपका लग करके जुड़ करके 1.5 लाख होगा। यदि ऊपर में आप नहीं लेते हैं, खुद ही अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस को छोड़ करके आप 1.5 लाख दिखा देते हैं, तो आपका 80CCD 1B इसके तहत आपको एनपीएस का एक्स्ट्रा जो है 50,000 का बेनिफिट मिलता है। मतलब टोटल अभी फ़िलहाल हो गए 2 लाख। ठीक है, अब आते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में। कुछ चीज़ें हैं जैसे ATE है, ATEE है और ATG है। देखिए ATG का इस बार कुछ, चूँकि कोरोना पीरियड चल रहा था, तो ATG का फ़ायदा कहने का मतलब इसमें हम लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ है। यदि आप PM प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, प्रधानमंत्री जो राहत कोष है उसमें आपने पैसा दिया है, तो हम लोगों का पैसा कटा था वो आपके अपने DDO से या फिर आपका जो वो सैलरी स्लिप है उससे ही पता चल सकता है कि आपका किस महीने कितना रुपया कटा है। तो हम लोगों का जो है हमारा कटा था 1629 रुपया। तो हम लोग यहाँ पर इसको दिखाएंगे 1629, क्योंकि जो भी आप यहाँ लगाएंगे इन्वेस्टमेंट उस दान की राशि है ये। ठीक है, तो इनकम टैक्स ने जिस कंपनी या फिर जिस जो फंडिंग है, ठीक है, उसको अपना घोषित करके रखा है कि आप इसमें पैसा जमा करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, नहीं पूछा जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी तक जो भी बीमाएँ थे वो LIC थी या फिर पेंशन स्कीम थी। अभी एक एक्स्ट्रा है ATD, या तो आपका या तो आपके जो आश्रित हैं। याद रखिए, आश्रित का मतलब यदि आपकी वाइफ है वह जॉब होल्डर नहीं है तो वो भी आपके आश्रित हुए। आपके बच्चे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, आप पर आश्रित हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वे भी आप पर आश्रित हुए। और शादी हो गई और अपना जॉब करने लगे तो फिर वो अपना आश्रित नहीं होंगे, वो आपके आश्रित नहीं होंगे, वो खुद स्वावलंबी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो उनका फ़ायदा यहाँ पे नहीं होगा। तो यदि हेल्थ इंश्योरेंस है आपका या फिर आपके आश्रित का, तो 25,000 तक एक्स्ट्रा आपको टैक्स बेनिफिट मतलब मिल सकता है। और यदि वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो उनको तो फिर 50,000 तक मिल सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। आगे अभी फ़िलहाल वो चीज़ें हम लोगों पर लागू नहीं हो रही हैं। तो आगे चलते हैं कि अब जो चैप्टर 6A है उसके अंतर्गत कुल जो कटौती है वो हो गई 1629, क्योंकि इसमें और दूसरा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था, सिर्फ वो प्रधानमंत्री राहत कोष में था, PM केयर्स फंड में। उसके बाद है कि धारा 80CCD 1B और चैप्टर 6A, इसमें जो कटौती की राशि है सब मिला करके हो गया। कटौती की राशि करने के बाद जो बचा वो टोटल कटौती जो हो गई वो हो गई आपका 2,1629 रुपया। इतना टैक्स बेनिफिट मुझे मिला। अब आगे आते हैं, जो इसके बाद जो बच गया वो क्या हो गया, वो कर योग्य आय में आ गया, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ पर कर लेगा। ठीक है, ये जो मैंने टूल किट बनाया है। इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आयकर। अब जो है कर योग्य आय तो लास्ट आपका निकल गया कितना, तो 5,19,821 रुपया, 5,19,821 रुपया। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें से जो शुरुआती 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। तो देखिए पहला जो स्लैब है उसमें आपका 2.5 लाख तक कोई पैसा नहीं लगा, ये हो गया बाइफरकेट। अगला जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख 1 रुपये से लेकर के 5 लाख तक, उसमें आपको 5% का टैक्स लग रहा है मुझे। तो ये
टैक्सेबल अमाउंट इसमें भी वो 2.5 लाख हो गए। इस 2.5 लाख पर मुझे उसका 5% निकालेंगे तो 12,500 रुपये होता है। इसके बाद भी 5 लाख के अलावा भी कुछ पैसा है। कितना है? तो 19,821 रुपये है। तो ये जो एक्स्ट्रा हुआ, ये चूँकि 5 लाख 1 रुपया से लेकर के 10 लाख तक जो टैक्स रेट है वो है 20% का, तो यहाँ पर मुझे लगेगा उसका 20% और वो हो गया आपका 3,964 रुपया 20 पैसा। इसके बाद मेरा कोई जो है वो इनकम नहीं है। आगे अब टोटल यदि ग्रांड टोटल किया जाए, टोटल जो टैक्स है आयकर है, तो वो अभी हो रहा है 16,464 रुपये 20 पैसा। ठीक है, तो इसको 16,464 माना जा सकता है। अब आगे आते हैं, एक देखिए 14 नंबर जो है कि धारा 87 के अंतर्गत 12,500 रुपये का राहत। ये कब होता है? यदि कर योग्य जो आय है वो क्या था? मेरा था 5,19,821। ये यदि 5 लाख तक ही रहता तो मुझे और 12,500 रुपया जो है वह माइनस हो जाता मेरा, लेकिन क्योंकि मेरा 5 लाख से ऊपर हो गया इसलिए इसका मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा यहाँ पर माइनस नहीं हुआ। इसलिए अब धारा 87 के तहत छूट के बाद देय जो आयकर है वो फिर भी उतना ही रह गया मेरा 16,464 रुपये 20 पैसा। इसके बाद आते हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर। यह जो है ये एडुकेशन एंड हेल्थ सेस है ये, और सेस क्या होता है? ये सेस होता है उपकर, इसको हिंदी में बोलते हैं। और क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स है ये, मतलब जितना टैक्स आपको देना पड़ रहा है उस पर ये फिर टैक्स लगता है। ये इनकम पर नहीं बल्कि टैक्स पर लगता है। जो इनकम टैक्स है, इनकम पर नहीं बल्कि इनकम टैक्स पर, इसलिए जो भी आपका इनकम टैक्स है वो है 16,464 रुपया 20 पैसा। इसका 4% लगेगा जो कि हो गया 658 रुपये 57 पैसा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल देय आयकर हो गया 17,122 रुपये 77 पैसा, मतलब 17,123 रुपया। ठीक है, अब धारा 89(1) के अंतर्गत आयकर में राहत, ये क्या होती है? सबसे ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बैक ले जा रहा हूँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बकाया वेतन, जो जहाँ पर मूल वेतन की चर्चा थी, वेतन स्रोत से आय का, यहाँ यदि आप बकाया वेतन दिखाते हैं तो होता क्या है, जब बकाया वेतन ज़्यादा मिलता है, वो डीए का हो या फिर पेमेंट का ही हो, कुछ भी हो, वो ड्यू जो एरियर है वो ये जब आपको मिलता है तो आपका टैक्स स्लैब बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा इस वर्ष। तो उससे बचने के लिए उपाय यही है कि आपको जो अंडर सेक्शन धारा 89(1) के तहत जो है वो आयकर में राहत मिलती है, और एक फॉर्म होता है 10E, वह आपको भरना पड़ता है। यदि वह फॉर्म आप नहीं भरते हैं और आप यहाँ दिखा देते हैं कि मुझे राहत चाहिए, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो इसमें यदि आप दिखाते हैं उस एरियर को इसी जगह पर आप दिखाएंगे, तो इसका फिर कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं बाद में आगे की वीडियो में बताऊंगा कि उसका एक कैलकुलेशन होता है कि उसको पिछले साल दिखाने का, पिछले साल का एरियर है या जिस साल का है उस साल में उसको दिखा सकते हैं धारा 89(1) के अंतर्गत, और 10E फॉर्म जो भरना पड़ता है, और उसका कैलकुलेशन पिछले साल जिस स्लैब में आपका जितना बन रहा था उसी के आधार पर होगा, और आप अपना टैक्स यहाँ पर बचा सकते हैं। तो नेट मेरा ऐसा अभी कुछ नहीं है, तो नेट, तो अब एक सवाल आता है कि पिछले साल का कितना बकाया जो है हम उसमें दिखा सकते हैं, सारा का सारा दिखा सकते हैं। उसमें से आप जिस टैक्स स्लैब में आप कितना आपने पे किया था और ये बकाया यदि वहाँ सब मिलाकर के होता तो आपका कितना होता, तो वो दोनों जानने के बाद जो बाकी बचा उसका जितना इनकम टैक्स होता है वो आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ आप बच जाएंगे, आपको उतना नहीं देना पड़ेगा। तो नेट टैक्स पेएबल जो है वो हो गया 17,123 रुपया, और टैक्स डिडक्शन तो हमारी सैलरी से जो होगी 17,123 रुपया ही होगी। अब चूँकि इसमें कुछ हम लोग एडवांस टैक्स के रूप में जमा कर चुके होते हैं, हर महीने हमारा कटता है इनकम टैक्स 1,000 रुपया, किसी का 500 रुपया, जो जितना कटवाते हैं, ताकि लास्ट समय में फरवरी के महीने में जो पेमेंट मिलता है उसमें इकट्ठे जो है बोझ नहीं पड़े। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे इसकी अगली वीडियो में। दोस्तों ध्यान दें, इसकी अगली वीडियो में कि एनुअल जो सैलरी स्लिप है वो हम लोग कैसे बनाएं, उसका भी
मैंने एक टूल बनाया है जिसमें आप वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके दिखा करके किस महीने क्या मिला है तो आपका 1 साल का सारा दिख जाएगा। तो यदि आपको यह वीडियो समझने में आसानी हुई, यदि कोई दिक्कत हुई तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड जितना मैंने बताया तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे आप डेट लिख दें और अपना हस्ताक्षर करके अपना पदनाम ज़रूर दे दें कि आपका पदनाम क्या है, आपका डिजिग्नेशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो इतना हो गया। इतना भरने के बाद आप एक ये पेपर हो गया, जो कि 3 पेपर जमा होते हैं, एक एनुअल सैलरी स्लिप के रूप में, और ये हो गया 12C जिसको आयकर की अनुसूची कहते हैं, और दूसरा फॉर्म 16। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें अपने DDO के पास जमा करना पड़ती है। एक मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप फॉर्म के रूप में जो मार्केट में मिलता है उसको भी जमा कर सकते हैं, और ये गूगल शीट में जो मैंने बनाया है एक्सेल फॉर्मेट में इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो उपलब्ध है डिपार्टमेंट का उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने बनाया है ये तो चूँकि आसान है, इसको बनाने में काफ़ी समय मुझे लगाना पड़ा और स्टडी काफ़ी करना पड़ा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी, और पसंद यदि मेरी मेहनत की आप प्रशंसा करना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और दोस्तों को भी इसे शेयर करें, क्योंकि जानकारी देना मुझे सीखना और सिखाना अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नई जानकारी। कहने का मतलब एनुअल सैलरी स्लिप कैसे बनाएं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।